नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत के संविधान का अगला जो टॉपिक है। संविधान हम जो चालू कर रखा है अपन ने, और संविधान का जो टॉपिक है वो आज का क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है अपना भारतीय संविधान और उसके अंदर जो संविधान की जो विशेषताएं हैं। क्या विशेषता? ठीक है, अब क्या विशेषताएं हैं उन सब के ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। पहली चीज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब किसको संविधान की आत्मा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो किस पर दिया? जब आत्मा ही किसे बताया? प्रस्तावना को। तो ध्यान भी किस पर दिया? प्रस्तावना पर ही ध्यान दिया। किसने? संविधान निर्माताओं ने। तो शुरुआत हमने की प्रस्तावना से। प्रस्तावना के अंदर दो प्रश्न बनते हैं अपने। पहला प्रश्न इसको आत्मा कहते हैं, और दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि प्रस्तावना पर ही विद्वानों ने विशेष ध्यान दिया था। अगला अगर अपन देखें प्रश्न, अगला अपना प्रश्न है चौथा क्वेश्चन, तीसरा वो है कि भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। जनप्रिय शब्द क्या है? जनप्रिय शब्द, जनप्रिय का मतलब क्या हुआ कि जनता के लिए प्रिय जो है वो क्या है? संप्रभुता है। तो इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग जो हैं उन्होंने ही संविधान बनाया है और संविधान उनका ही है। ये शुरुआत हम प्रस्तावना के अंदर हम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है वो है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए, गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र का जो मुखिया है ना, यानी राज्य का प्रमुख, वो निर्धारित अवधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है ना, वो नामित नहीं होना चाहिए। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, परमानेंट, वैसे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत एक है, तो क्या हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि भारत जो है वो अधर्मी है। भाई, जो धर्म नहीं मानता वो क्या मानेंगे आप? कि वो अधर्मी है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, भारत कोई अधर्मी थोड़ी है। तो फिर क्या है? भारत धर्म को तो मानता है, लेकिन कैसे? सभी धर्मों को मानता है। यानी राज्य द्वारा कोई धर्म राज्य का धर्म नहीं होगा, राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी राज्य किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यह है, अच्छा यहाँ राज्य सरकार का मतलब क्या है? यहाँ राज्य का मतलब है भारत। ये ध्यान रखना, संविधान में राज्य शब्द का अर्थ है भारत, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। यह है इसका इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, दोनों आए हुए एग्जाम में। बात यही है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? कि भारत किसी धर्म का समर्थन नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कोई भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, सभी धर्मों को स्वीकार करेगा, विशेष सपोर्ट किसी धर्म का नहीं किया जाएगा। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था ये, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या? जहां पर राजा वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है? वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वंशानुगत नहीं तो फिर क्या है? निर्वाचित है। कैसा है? निर्वाचित। बस ये ध्यान रखना है, जब शासक या राजा निर्वाचित होता है ना, तो वो गणतंत्र होता है। क्या होता है? गणतंत्र होता है। और अगर वो वंशानुगत है तो राजतंत्र है। फिर क्या होगा? राजतंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया?
वो दो शब्द कौन से हैं जो 42वें, कौन सा संशोधन, 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और एक शब्द हो रहा है अखंडता, ठीक है ना। ये 3 शब्द इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो कैसे भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या माना गया, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो गणराज्य होगा मतलब राजा वंशानुगत नहीं होगा, प्रजातांत्रिक होगा मतलब जहां जनता की चलेगी, धर्मनिरपेक्ष होगा मतलब राज्य द्वारा समर्थित कोई धर्म नहीं होगा, समाजवादी होगा अर्थात इसका मतलब है कि उत्पादन वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा, और प्रभुत्व संपन्न होगा अर्थात ये किसी का गुलाम नहीं होगा, भारत किसी का गुलाम नहीं होगा। ये भारत की प्रस्तावना में साफ साफ ये बात लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि भारत का शासक वंशानुगत नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है, और अगर वंशानुगत है तो फिर राजतंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, बात सही है, तो ये भी सही है। कौन सा नहीं होगा, तो लोक कल्याणकारी शब्द भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, मतलब लोक कल्याणकारी शब्द नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो ये हमारी उद्देशिका में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट रहता है कमजोर वर्गों का कल्याण किया जाए। भारत को एक गणतंत्र, गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि, तो भाई थोड़ी देर पहले बताया, लगातार ये बात कंफर्म रखनी है। गणराज्य का मतलब है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्रम पूछ लिया, पूरी प्रस्तावना में क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, संप्रभुता, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न मतलब संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो ये संविधान की प्रस्तावना में सीधी लिखी हुई है क्या, कि भारत एक संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता बोल दो चाहे ये दोनों एक ही बात है, संप्रभुता या फिर सत्ता संपन्न, बात एक ही है, ठीक है ना। तो संप्रभुता, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है। तो सेक्युलर शब्द का मतलब है सभी नागरिकों को धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है राज्य का, अपनी तरफ से कोई धर्म नहीं है, मतलब राज्य किसी धर्म का विशेष सपोर्ट नहीं करता। अगला प्रश्न है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, निम्नलिखित में से कथनों में से सही कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से पहला एक तो ये सही है कि वह 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, और तीसरा ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो इसको याद करने की बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही ध्यान रखना, ज़्यादातर चीज़ें 42 में तो जुड़ी, 42वें संशोधन से तो जुड़ी, और 44वां संशोधन 44वें से हटी, 44वें से क्या हुआ, हटी, ठीक है ना, पहले जुड़ेगी और फिर हटेगी, ये ध्यान रखना, जुड़ी 42वें में, हटी 44वें में, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये तो है 76, पहले 76 फिर इसको उल्टा कर दो यानी 7 9, तो 78 गुण 80 के अंदर कौन सा संशोधन हुआ था, 44वां। 78 गुण 80 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 78 में बड़ा संशोधन प्रस्ताव रखा गया और गुण 80 में संशोधन पूरी तरह पारित हो गया। तो ध्यान रखिएगा 42वें में जुड़ता है और 44वें में हटता है। तो अब बताइए ये धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या हुआ है, जुड़ा है, जुड़ा है ना, तो जुड़ा है तो कब जुड़ेगा, 42वें में जुड़ेगा, और सन कौन सी हो गई, 76। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, ये चीज इसका अर्थ क्या निकलता है।
इसका मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही हुआ है। अगला प्रश्न है समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है ना, सामाजिक न्याय, उत्पादन वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण। तो समाज का नियंत्रण, इसका मतलब सामाजिक नियंत्रण मत कर देना आप। ठीक है, समाज का नियंत्रण है मतलब समाज का न्याय है। तो समाजवाद का सही अर्थ क्या निकलता है? सामाजिक न्याय। 42वें संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया? 3 शब्द हैं। समाजवाद बताया था अभी, एक अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है, और एक शब्द अभी भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो 3 शब्द याद रखना, उस शब्द को भूल गए आप। ठीक है, वो कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक का मतलब क्या है? लोगों की संप्रभुता है, और लोगों की संप्रभुता है मतलब हम भारत के लोग, ये सबसे संविधान शुरू होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ऐसी कौन सी क्रांति इसका प्रभाव इस पर दिखाई नहीं देता? तो चीनी क्रांति का प्रभाव इस पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि चीन की क्रांति माओ से प्रभावित थी, और यहाँ की जो विचारधारा है उस विचारधारा का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति भी दिखती है, बोल्शेविक क्रांति भी दिखती है, अमेरिकी क्रांति भी दिखती है, लेकिन चीनी क्रांति का इस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। किस पे? हमारे देश की प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो क्या है भारत? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां 76 में हुआ था, याद रखना। प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष बताया था भी, समाजवाद बताया था भी, अखंडता बताया था। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये तीनों शब्द याद रखिएगा। वापस सुन लीजिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, एकता अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, और क्या नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? 76 में। ठीक है, ये संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन कौन सा हुआ? 76 में हुआ, वो भी 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो गणतंत्र वाले लोकतंत्र को। कौन से को? लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। गणतंत्र है अपना, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो हमारे यहाँ जो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र है ना, उसे हमने किस रूप में स्वीकार किया है? तो उपयुक्त सभी रूप में। कौन कौन से में? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्योंकि हमने लिखा उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। तो देखिए कौन कौन सा बताया, वापस देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या न्याय। इसका मतलब हमने सामाजिक राजतंत्र भी मांगा है, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सबको हमने यहाँ ध्यान रखिएगा, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र ही होगा। ठीक है, तो हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र को स्वीकार किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। हम भारत के लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जनता में सब कुछ निहित है। अगला है भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है? एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई, किस रूप में की गई? मूल अधिकार। ठीक है, देखो क्या करें, वापस समझिए इसको। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई
उनकी आगे व्याख्या की गई, किस रूप में की गई? मूल अधिकार, राज्य केंद्रित सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के रूप में की गई। ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें कौन कौन से? अधिकार, कर्तव्य और नीति निषेध तत्व, इन तीनों के अंदर जो है ये प्रस्तावना के आदर्श समाहित हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? मतलब जो हमने संविधान सभा में सोचा था ना, जो चीज हमने संविधान सभा में सोची, वो सारी बातें किस में रखी हमने? प्रस्तावना में, ठीक है ना। वो सारे उद्देश्य प्रस्ताव, वो सारी चीजें जो हमने सोची थी, वो सब के सब किस में आई? प्रस्तावना में शामिल की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? क्या चीज स्पष्ट नहीं होती? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। तो ये देखिए, प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि, ये तो उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर को हम अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर को, ठीक है ना। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये सारा लिखा हुआ उसमें। लेकिन हमारा संविधान लागू जिस दिन हुआ, ठीक है ना, संविधान जब लागू हुआ वो डेट उस प्रस्तावना में लिखी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो देखिए, संविधान ये कह रहा है इन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। किनको? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। ये चीज लिखी हुई है, देखो, नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ लिखी हुई है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये अनिवार्य नहीं होते कि लागू हों, ठीक है ना, ये अनिवार्य नहीं होते। नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीजें जो अनिवार्य नहीं होते और वो जरूरी नहीं कि लागू ही हो, और इसलिए जो है ये उद्घोषित शब्द, उद्घोषित हमने नहीं किया कि भाई हमारा संविधान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करेगा ही, ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं लिखा। बाकी हमने समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात, ये हमने पूरे कानूनी रूप से हमने हर जगह समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब बातों का हमने वैधानिक रूप से और जो लागू हो सकती हैं उद्घोषित रूप से हमने घोषणा की है, और तीनों का वर्णन हमने प्रस्तावना में भी किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात हमने प्रस्तावना में भी की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत अर्थात इंडिया। और इसमें एक बड़ी बात, अभी एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन के तहत अब इंडिया शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ क्या है, अब भारत ही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब भारत अर्थात इंडिया न होकर के केवल भारत ही शब्द रहेगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत है। संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता से स्वीकार कर रही है, ठीक है ना। चाहे वो संविधान सभा ने अंतिम रूप से स्वीकृति दी, लेकिन भारत के लोगों के रूप में तो दी, तो इसलिए भारत की जनता ही सही उत्तर होगा। भारत की प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो निश्चित रूप से किसमें निहित है? जब जनता ही स्वीकार करे तो किसमें निहित है? जनता में ही है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो कब? हम 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। तो 26 नवंबर याद रखिएगा, 26 नवंबर को हमने हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया? तो जिस दिन हमने इसे अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ये 26 नवंबर याद रखने आपको, ठीक है। कब अंगीकृत किया? ये देखो, ये वापस आ गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया। यही प्रश्न एग्जाम 12 पूछा जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया, मतलब हमने इसे स्वीकार कर लिया, लागू नहीं किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। लागू बाद में 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। ये लागू की तिथि है और ये अंगीकृत, अधिनियमित की तिथि है। दोनों अलग अलग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो यह आ गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। किस वर्ष भारत का
प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो 1950 के अंदर भारत क्या बना? प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य बना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था और उसी दिन से प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बन गए। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। वो भी कौन सा? 42वां। वो कब हुआ? 1976 में। कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो अभी बताया आपको, 1976 में ही हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। और कौन सा संशोधन? 42वां। अगला, निम्नलिखित अवतरण में, तो ये पूरा जो अवतरण है वो भारत की प्रस्तावना है सारी, ठीक है ना। और उसमें ये डेट है, जिस डेट को हमने अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया, वो डेट है 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? हम संविधान लागू हुआ था। दोनों प्रश्न, 26 जनवरी को लागू हुआ 50 को, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित हुआ। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं हुआ? तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कुल मिलाकर के हमने क्या दिया? स्वतंत्रता दी, न्याय दिया, ठीक है ना। लेकिन पूजा यानी धार्मिक समानता ऐसी कोई बात हमारे संविधान में या प्रस्तावना में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ, धर्म के बारे में लिखा हुआ, धार्मिक समानता या ऐसा कोई पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया, ठीक है। और उसमें क्या नहीं किया? तो भाई, जब हमने 42वें में कोई चीज़ जोड़ी और 1976 में जोड़ी, तो निश्चित रूप से उस समय तो नहीं हुई। तो वो तीन कौन सी थी जो 42वें में जोड़ी थी? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन चीजें हमने बाद में जोड़ी हैं। अगला, संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, पंडित जो संशोधन की हम बात करें तो प्रस्तावना में क्या संशोधन नहीं हुआ? देखिए, तीसरा पॉइंट क्या करा है कि इसमें संशोधन नहीं हुआ, नहीं किया जा सकता। किया नहीं किया? अपन ने किया है। एक संशोधन हो गया, कौन सा? 42वां। तो ये क्या है? गलत बात है, और बाकी सारी सही है। मतलब पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतर्गत तो उद्देशिका बनी, और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसको कोर्ट में आप न्याय के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते। संविधान की विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके थ्रू संविधान के कोई प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलते भी अपन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो क्लियर है आपके सामने, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, और वो है प्रजातंत्र, ठीक है ना। ये प्रावधान सबको महत्व देता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो जोड़ा तो कब? 42 में। और कोई भी चीज़ संविधान में, याद रखिएगा, अधिकांश चीज़ें जुड़ी तो 42 में जुड़ी, पहले जुड़ी और बाद में हटी, मतलब 44 में हटी। ये चीज़ याद रखना। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।